अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एलोज सुकुटिना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एलोज सुकुटिना होम्योपैथिक मेडिसिन को आईबीएस के पेशेंट्स, आईबीडी, एच पाइलोरी और हेमोराइड्स के पेशेंट्स के लिए यूज़ कराया जाता है। पेशेंट की सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए इस मेडिसिन की जो पावर है उसका इंतखाब किया जाता है। आज इस सेशन में हम एलोज सुकुटिना मेडिसिन की डिटेल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे और मेडिसिन के दौरान किन चीज़ों से परहेज़ करना है पेशेंट्स को और इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेक्टम और एनल में काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की वीकनेस देखने मिलती है और ये वीकनेस इस कदर शदीद होगी कि पेशेंट अपना स्टूल बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एनल और रेक्टम एरिया में काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की वीकनेस पाई जाती है। इसी वजह से पेशेंट जहाँ पर भी बैठा हो, चाहे घर में बैठा हो, चाहे किसी भी महफिल में बैठा हो, उसका जो ब्रेन है, माइंड है, वो हर वक्त एक ही तरफ मुतवज्जह रहता है। जैसे अगर हमने कहीं पर जाना हो, सफ़र करना हो, तो अक्सर रास्ते में हमारी जो मंजिल होती है उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। जब कोई शख्स बीमार होता है तो वो अपनी बीमारी के बारे में ही हर वक्त सोचते रहता है। अब ये डिज़ीज़ इस किस्म की आ जाती है कि पेशेंट जो है वो किसी से शेयर भी नहीं कर पाता। इसी वजह से वो खुद ही सोचते रहता है, उसका जो माइंड है वो हर वक्त एक ही जगह पर रहता है, अपने इंटेस्टाइन्स के हवाले से, अपने रेक्टम की तरफ ही, अपने एनल की तरफ ही, कि कब उसे अचानक वॉशरूम की तरफ जाना पड़ जाए। तो बेसिकली हर वक्त पेशेंट के माइंड में यही चलता रहता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। अब उसकी कुछ भी रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे कि आईबीएस के पेशेंट्स हो सकते हैं, आईबीडी वाले पेशेंट्स, एच पाइलोरी या हेमोरॉइड्स। अब सबसे पहले आईबीडी, आईबीएस और एच पाइलोरी जो है इस हवाले से डिस्कस करते हैं। अब मोस्टली जब पेशेंट्स की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा सोजिश जो है वो बढ़ जाती है, उसकी कोई भी रीज़न हो सकती है। मोस्टली ऐसे देखने मिलता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टाइन्स के अंदर बढ़ जाती है। उनकी तादाद बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। या कभी कभार ऐसे भी होता है कि पेशेंट ने कुछ एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए हैं जिस वजह से बैक्टीरियाज इंटेस्टाइन्स में काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अब जो बैक्टीरियाज हैं अगर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे तब भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर बैक्टीरियाज की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो उस कंडीशन के अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एलोज जो मेडिसिन है ये मोस्टली उन पेशेंट्स को यूज़ कराई जाती है जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक यूज़ की हों और उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम बन रही हो। अब पेशेंट को जब भी स्टूल पास होगा तो उससे बिल्कुल भी पहले नहीं समझ लगेगी, बल्कि अचानक से उसे वॉशरूम की तरफ दौड़ना पड़ने का, जैसे अचानक कोई चीज़ खाई हो और फ़ौरन वॉशरूम की तरफ जाना पड़े। सेम इस किस्म की कंडीशन पेशेंट के अंदर देखने मिलती है। कभी कभार ऐसे होता है कि जब खाना काफ़ी ज़्यादा खाया जाए तो मोस्टली तो पेशेंट की जो गैसेस वगैरह बनती हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर सीन ये होगा कि पेशेंट जब गैस खारिज करने लगेगा तो अचानक उसे महसूस होगा कि गैस के बजाय वो स्टूल खारिज करने लगा है। इस किस्म की कैफियत पेशेंट के अंदर डेवलप होने लग पड़ेगी। जब ये सिम्टम्स, ये कैफियत काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहते हैं तो ऑलरेडी मोस्टली पेशेंट्स चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। वो लोगों के साथ बिल्कुल भी बैठना नहीं पसंद करते, ख़ुसूसन गर्म मौसम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। गर्म मौसम से मुराद है कि गर्मियाँ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, किसी भी बंद जगह पर वो बिल्कुल भी बैठना पसंद नहीं करते। इस कंडीशन के अंदर वो खुली ताज़ी आबो हवा के अंदर बैठना पसंद करते। इन सिम्टम्स के अलावा कुछ और पॉइंट्स भी आ जाते हैं कि मोस्टली ऐसे होता है कि पेशेंट यूरिन खारिज कर रहा होता है और अचानक से यूरिन खारिज करते हुए उसका स्टूल खारिज हो जाता है, या अगर डायरिया के पेशेंट्स हो तो वहाँ पर उनका मोशन खारिज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को लाजमन यूज़ किया जाए। मेन सिम्टम जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी सबसे पहले, जो इस मेडिसिन की की पॉइंट था। अगर तो ये सिम्टम्स आपके साथ हैं तो आप इस मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो सिम्टम्स मैंने शेयर किए हैं, अब इनके अलावा एक पॉइंट आ जाता है कॉन्स्टिपेशंस के पेशेंट के लिए भी। मोस्टली तो ये होता है कि जब भी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो कई कई दिन तक उसे स्टूल खारिज नहीं होता
जब स्टूल खारिज होता है तो उसे बाकायदा तौर पर हाजत महसूस होती है। लेकिन जो एलोज मेडिसिन के पेशेंट्स होंगे, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन के भी सेम यही सिनेरियो होगा। कई कई दिन तक उन्हें स्टूल खारिज नहीं होगा, लेकिन जब भी खारिज होगा तो उन्हें बिल्कुल भी फील नहीं हो पाएगा। और इस किस्म के सिम्टम्स के लिए भी एलोज मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। लास्ट पर बात करते हैं हेमोराइड्स वाले पेशेंट्स को। अब एलोज मेडिसिन हेमोराइड के उन केसेस में यूज़ कराई जाती हैं जहाँ पर अंगूर की गुच्छों की तरह मौके बांध जाएँ पेशेंट्स के। तो ब्लीडिंग तो ऑलरेडी खारिज हो रही होती है, लेकिन बेसिकली अगर अंगूरी गुच्छों की तरह अगर तो मौके बन जाएंगे तो वहाँ पर इस मेडिसिन को आप यूज़ करें। अब इन डिटेल सिम्टम्स की बात करते हैं कि इस मेडिसिन के दौरान पेशेंट ने किन चीज़ों से परहेज़ करना है। खाने के दौरान सालन में सब्ज़ और सुर्ख मिर्च बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, दही वगैरह इस्तेमाल नहीं करना, अचार इस्तेमाल नहीं करना। गोश्त और चावल ये हेमोराइड्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल बंद है, और जिन पेशेंट्स को डायरी की प्रॉब्लम होगी वो भी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। अब इस्तेमाल क्या कर सकते हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल आ जाता है। तो सालन जैसे मैंने बताया है कि सब्ज़ और सुर्ख मिर्च तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। जनरल उसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं घर की वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है वो बनानास वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो अवॉइड ही करें। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि जो ये चारों डिजीज़ हैं, एच पाइलोरी वाले पेशेंट्स हो गए, IBD या IBS वाले पेशेंट्स हो गए, या उसके अलावा हेमोराइड्स वाले पेशेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि नीचे डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ जा रही है। मेरे ये जो सेशंस हैं नॉलेज पर्पस पर बेस हैं, तो इसलिए आपने इन सेशंस को देखकर मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करना है। उनकी परमिशन की बेस पे ही आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। आमतौर पर इस मेडिसिन को 30 पावर या फिर 200 पावर में ही इस्तेमाल कराया जाता है। दोनों पावर्स में जिसमें भी आप इस्तेमाल करेंगे, अगर 30 पावर में इस्तेमाल करते हैं तो 5 ड्रॉप्स 3 टाइम आपने इस्तेमाल करने हैं एक गिलास पानी में डालकर, और अगर 200 पावर में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आपने 3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करने होंगे, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने होंगे, क्योंकि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डिस्क्लेमर का हवाला मैंने दे दिया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनकी परमिशन की बेस पे इस मेडिसिन को यूज़ करना है। उम्मीद है आज का जो ये सेशन है आप लोगों को पसंद आया होगा। डिटेल सिम्टम्स हो गई, परहेज़ के हवाले से हो गई, या मेडिसिन की जो पावर है इस हवाले से भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जो आने वाला लाइव सेशन होगा, जो कि मोस्टली हर वीक के संडे को मैं ही करता हूँ शाम के टाइम, तो उसमें आपके जो कमेंट्स होंगे उनकी मैं आंसर दे देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उन दोनों प्लेटफॉर्म पे भी जाके लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।